जय हिंद दोस्तों, विशाल सेल्फ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न रह गया था, उसे हम सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लें। तो आज तीसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम आपको पहले ही थ्योरी में समझा चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कितना है? 12। ठीक है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 बन जा। ठीक है, तो अगर देखिएगा ये 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 5 6 15, 5 इकाई 5। ठीक है दोस्तों, तो आपका 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुने 5। उसके बाद अगर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 7 21, फिर 7 इकाई 7। तो 21 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है दोस्तों, अब एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो कौन ऐसा संख्या जो सब में है, तीनों में? तो आपको दिखाई देगा कि ये 3 जो है ये सब में है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें, तो जो कॉमन है वो तो ले ही लेंगे। 3 कॉमन था, हम ले लेंगे। उसके अलावा अगर देखिएगा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो सब ले लेंगे। 2 गुने नीचे में 5 बचा हुआ है, 5 गुने 7। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसे जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा संख्या वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। और अगर 60 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 6 के 42, 420 आएगा। ठीक है दोस्तों, 420 इसका क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, अगर इसे आप गौर से देखिएगा तो 17 और ये, अगर दूसरा प्रश्न आप गौर से देखिएगा तो ये है 17, 23 और 29। ये 3 हमारा संख्या है। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें एक पता चलेगा कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो 17 किससे सिर्फ स्वयं या और 1 से विभाज्य होगा? अगर 23 को देखेंगे तो 23 गुने 1 और 29 को देखेंगे तो 29 गुने 1। अब अगर इसमें कॉमन संख्या की बात करिएगा तो एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो कौन ऐसा संख्या जो सभी में आता है? तो आप देखेंगे कि 1 है जो तीनों में आता है। तो अभाज्य संख्या का वैसे भी एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम अगर आप देखिएगा तो 1 तो आएगा ही, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लिख लेते हैं फिर भी। उसके अलावा जो भी संख्या सब आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और ये सबको आप जो मल्टीप्लाई कीजिएगा जो संख्या में प्राप्त होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एलसीएम की बात करें, अगर आप सही से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हमको पता है। ठीक है, तो लगभग इसका आपका 11, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11, 33 और 9 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। तो अगर 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम 9 का गुणनखंड निकालते हैं तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3। ठीक है दोस्तों, अब 25 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 5 25, 5 इकाई 5,
तो आपका 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिएगा तो कोई भी ऐसा संख्या है जो कॉमन में नहीं आ रहा है, तो HCF कैसे निकलेगा भाई साहब, ये एक समस्या है। तो अगर किसी में नहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो हम 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, यही एक मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अगर एलसीएम की बात करें दोस्तों, तो एलसीएम में आपको ये सभी संख्या को आपस में गुना कर लेना होगा, 8 गुने 9 गुने 25, और ये जो संख्या को आप गुना करिएगा यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। अगर सबको गुना कीजिएगा तो लगभग 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मेरा तीसरा क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को देख लिए। अब हम चौथे प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपका, बोल रहा है HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या का दिया हुआ है 9 दिया है, तो एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कीजिए, क्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया क्या दिया है, तो पहली संख्या को फॉर्मूला में क्या माने थे, px। मान लीजिए px का मान दिया हुआ है 306, और दूसरी संख्या क्या है, qx मान लेते हैं 657 दिया हुआ है, और HCF क्या दिया हुआ है, HCF आपका हो गया 9। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, तो LCM बराबर 1, हमें LCM का मान निकालना है। तो हम जानते हैं जांच का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, थ्योरी में विस्तार से बता चुके हैं, HCF गुने LCM बराबर px गुने qx होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, इसी से हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, हमें LCM निकालना है। तो हम लिखेंगे LCM बराबर px गुने qx। अब ये HCF गुना में क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर HCF, तो मेरा एक फॉर्मूला बनके क्या है, तैयार है। अब इसी फॉर्मूला पे इस मान को क्या करते हैं, पुट कर देंगे और मेरा मान निकल जाएगा। तो px कितना है दोस्तों, 306 गुने qx कितना है दोस्तों, 657। ठीक है दोस्तों, और HCF का मान कितना है, 9। ठीक है, 9 से काटिए, 9 तिया 27, तो 3 बचेगा, 3 पे 6 36, 9 चौके 36। ठीक है दोस्तों, अगर हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई करते तो मेरा एलसीएम का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको सही ढंग से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा तो 3 3 8। चलिए दोस्तों, तब हम 5वां प्रश्न को देखेंगे। तो 5वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखना होगा। नियम ये है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है, तो उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5, कम से कम 2 और 5 एक बार तो होना ही चाहिए, 2 और 5 एक बार होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको क्या दिया हुआ है, 6 का पावर n। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार 6 का अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों, तो 2 तिया 6 और 3 इकाई 3, तो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 2 गुने 3। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 कहाँ है। ठीक है दोस्तों, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है 2 और 5 कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अतः
6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए ठीक है दोस्तों, इतना कर देने के बाद मतलब आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं कि मतलब सर हम इसको नहीं समझ पाए, तो आप इससे समझ सकते हैं। मान लीजिए 6 का पावर n है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 का पावर n हो सकता है, 10 का पावर n हो सकता है, 20 का पावर n हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, तो इसमें हम ये देखेंगे 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 3, इसमें 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। फिर अगर 12 का निकालते हैं तो 2 गुने 3, 2 दूना 4 दिया 12, इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये 10 का पावर n है, ऐसा भी सवाल आपको पूछ सकता है, तो इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 2 5 10, इसमें 2 और 5 आ गया, अर्थात ये शून्य पर समाप्त होगा। 20 का पावर n है, अगर इसका गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 5, 2 दूना 4 5 20, इसमें 2 और 5 कम से कम एक बार आ गया, इसीलिए क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम छठे प्रश्न है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। आखिर क्यों है, तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या होने के लिए उसमें 2 से अधिक क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब हम कहेंगे क्या ये भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या को थोड़ा समझिएगा, तो भाज्य संख्या और ये है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को देखिएगा, मान लीजिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है, और 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन अगर अभाज्य संख्या को देखिएगा तो ये 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम क्या है जो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब प्लस के इस पार और इस पार क्या है जो सेम है, तो 13 है। तो अगर हम मान लिया जाए 13 को अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 गुने 13 इकाई 13, 1 हो जाएगा प्लस 13 को जब हम 1 से मतलब काटेंगे तो 13 इकाई 13, तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7, 11 7 77, और 77 को 1 से गुना करेंगे 77 होगा, अब प्लस का क्या हो गया दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 13 और 19 77 1 78 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 2 फैक्टर हो गया, और किसी भी संख्या को 1 से तो हम गुना कर ही सकते हैं, तो हम इसे क्या कर दें, 3 फैक्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लिख सकते हैं अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है, तो भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो बोला क्यों है, क्योंकि इसका 2 से अधिक क्या है, फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो है ये है आपका 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस क्या है 5। अगर सही ढंग से देखिएगा तो प्लस इस बार और प्लस उस बार संख्या में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो अगर हम 5 कॉमन ले लें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 तो रहेगा, 7 गुने 6 गुने 5 इकाई 5, 1 से कट जाएगा, गुने 4 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, अब प्लस 5 से 5 एक मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। अब अगर देखिएगा तो ये 5 है, ये क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने
4 गुने 3 गुने 2, प्लस का क्या हो जाएगा 1। अगर सही ढंग से हम इसको गुना करते हैं दोस्तों, 7 छक्के 42 गुने 4 तिया 12, 12 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 24, प्लस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अगर आप 42 और 24 को गुना कीजिएगा 1008 आ जाएगा, प्लस का 1। और जब आप इसे सही ढंग से लिखिएगा तो 1008 आएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1009। ठीक है, तो 2 गुणनखंड हो गया। किसी भी संख्या को 1 से हम गुणनखंड गुना कर ही सकते हैं, उससे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, तो 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके 7वें प्रश्न पे, अब हम इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आपका 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत इजी पूछ दिया है दोस्तों। मान लिया जाए क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वृत्ताकार मैदान है, इसमें क्या बोल रहा है, एक जगह पर से, ठीक है दोस्तों, एक जगह पर से सानिया, ठीक है दोस्तों, सानिया को 18 मिनट, सानिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट, और इसी जगह पर से अगर रवि चलता है तो उसको कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि कौन ऐसा समय होगा जहां पे वो दोनों जाके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों जाके एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अगर चलता जाएगा तो रास्ते में कई बार होगा, मतलब एक बार आएंगे, 2 बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा, तो कई बार होगा जब आमने सामने ये दोनों बराबर आएंगे। लेकिन सबसे पहली बार ये कब आएगा, ये हमें जानना है। यानी कि न्यूनतम, आपको हम एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझाए थे थ्योरी में, तो बता ही चुके थे कि न्यूनतम का मतलब क्या है, एलसीएम। तो हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अगर हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए। 12 का क्या आ जाएगा 2 गुने 3। ठीक है दोस्तों, 18 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है दोस्तों, अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन होगा पहले वो ले लेते हैं। एगो 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, एगो 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया 2 गुने 3। ठीक है दोस्तों, अगर इसको गुना करते 2 तिया 6, 6 दुना 12, 12 तिया 36, 36 लिखना है। अतः 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 1.2 के हम सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी बेहतर समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, सीखे हो अगर इस वीडियो से कुछ भी, ठीक है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो, आपको कुछ सीख मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।